नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए दो बड़ी प्यारी सी कहानियां लेकर आई हूँ। कहानियों का नाम है हम कदम। पति और पत्नी एक दूसरे के साथी होते हैं, सहयोगी और मित्र भी होते हैं और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने पर उनमें आपसी प्रेम और विश्वास की भी वृद्धि होती है। अगर दोनों में से एक भी दूसरे पर हावी हो जाए या उसे अपने से कमतर समझे तो परिवार में सुख और चैन रह नहीं पाता। वास्तव में परिवार रूपी रथ के पति और पत्नी दोनों पहिए ही होते हैं। किसी भी एक पहिए पर अधिक बोझ पड़ जाए तो वह जरूर चरमराने लगता है। कुछ इसी भाव को लेकर हमारी दोनों कहानियां हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम कदम। पहली कहानी शुरू करते हैं। क्या कहूँ यार, मन करता है सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। पत्नी से तो न घर संभलता है न ऑफिस, माँ बाबू की भी परवाह नहीं करती, बच्चे भी बस पल ही रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करते हुए अमित ने मायूसी से कहा। अंकित अमित की बात सुनकर कुछ सोचने लगा। अमित की बात अभी भी जारी थी। तेरी जिंदगी अच्छी है यार, नीरा भाभी तो घर बाहर सब अच्छे से संभाल लेती है। तू सच में भाग्यशाली है। हाँ वो तो है, अमित ने कहा। अच्छा सुन, तेरी तो आज छुट्टी है ना, आज मेरे घर चल, साथ नाश्ता करेंगे। तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा और शायद तुझे अपनी समस्या का हल भी मिल जाए। अंकित ने जोर दिया तो अमित भी साथ में चल पड़ा। घर जाते हुए अंकित ने रास्ते में ब्रेड, दूध, सब्जियां और फल खरीदे। लगभग 7 बजे वो अंकित के घर पहुंचे तो अंकित के माता पिता डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए चाय पी रहे थे। उन्हें देख नीरा ने हंसकर स्वागत किया और फिर झट से 3 कप चाय और बना लाई। चाय खत्म होते ही अंकित और नीरा दोनों ही रसोई में घुस गए। अमित अंकित के माता पिता से इधर उधर की बातें करता रहा, पर उसका सारा ध्यान किचन की तरफ ही रहा। नीरा रोटी बना रही थी। दाल, सब्जी, सलाद ये सब वो पहले बना चुकी थी। इस बीच अंकित ने ब्रेड टोस्ट बनाए और दूध गर्म करके 2 गिलासों में भर दिया। बच्चों के टिफिन में रोटी, सब्जी और फल भी अंकित ने ही पैक कर दिए। 10 एक मिनट में बच्चे भी वहां आ गए। बच्चों ने नाश्ता खत्म किया तो अंकित उन्हें लेकर बस स्टॉप तक छोड़ने चल पड़ा। इस बीच नीरा ने अपना और अंकित का टिफिन पैक किया और नाश्ते के लिए पोहा और ढोकला बना दिया। फिर वो नहाने चले गए। जैसे अंकित वापस आया, उसने अपने माता पिता को बताया, आज सिंगाड़े लाया हूँ, आपको पसंद है ना? मेथी बथुआ भी लाया हूँ। शाम को आज मेथी के परांठे और बथुए का रायता कैसा रहेगा? बहुत सही किया तूने बेटा। मैं और तेरी माँ दिन में पत्ते तोड़कर तैयार करके रख देंगे। कल भी पालक और मेथी ले आना। सर्दियों में ही तो अच्छी हरी सब्जी खा सकते हैं। पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बस ऐसी छोटी मोटी बातें हंसी खुशी से करते हुए कुछ समय बीता। बातें करते करते अंकित ने टेबल सेट कर दिया था और नाश्ते के लिए फल भी काट दिए थे। अमित ने बहुत मना किया पर अंकित ने थोड़ा सा हलवा भी बना लिया। अरे भाई, मेरे हाथ का हलवा खाएगा तो फिर किसी और के हाथ का हलवा पसंद नहीं आएगा तुझे? अंकित की बात सुनकर अमित झेप गया था। यहाँ अंकित को घर का हर काम आता था और अमित इन सब कामों में कभी हाथ तक नहीं लगाता था। अब नीरा भी ऑफिस के लिए तैयार होकर आ चुकी थी। सलीके से पहनी हुई साड़ी और तसल्ली से संवारे गए बाल। अमित को अपनी पत्नी माधवी का कोमलाया चेहरा, बस किसी तरह लपेटी हुई साड़ी और बिखरे से बाल याद आ गए। यहाँ अंकित घर के हर काम में नीरा का साथ दे रहा था। वहाँ उसके अपने घर में बस सब कुछ माधवी को ही करना पड़ता था। नाश्ता बनाना, खाना बनाना, टिफिन पैक करना, बच्चों को बस तक छोड़ना, सब्जी सौदा लाना, सब वो बेचारी अकेली किसी तरह कर रही थी। वो खुद और उसके माँ बाबूजी बस उसे ताने ही तो देते रहते थे। मेथी के पत्ते तक वही खुद तोड़ती है। शायद इसीलिए अब वो ज्यादातर वही सब्जियां लाती है जो झटपट कट जाए। बस लौकी, गोभी, मेथी के पराठे और बथुए का रायता खाए तो जमाना बीत गया। इस बात के लिए भी माधवी को ही ताने दिए जाते थे। अरे तू क्या सोचने लगा? चल नाश्ता करते हैं। अंकित भी तैयार होकर आ चुका था। सबने बैठकर तसल्ली से नाश्ता किया। नाश्ता करते करते मीरा समाचार पत्र भी पढ़ती जा रही थी। माधवी को तो शायद ही कभी अखबार पढ़ने की फुर्सत मिल पाती हो। कभी वो कुछ पढ़ने बैठती भी तो वो या माँ या बाबूजी या बच्चे कोई न कोई काम उसको बता देते। चल भाई, अब ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। नीरा मुझे मेट्रो स्टेशन ड्रॉप करेगी, तुझे रास्ते में तेरे घर तक छोड़ देंगे, अंकित ने कहा तो अमित ने अंकित के माता पिता से विदा ले ली। माँ, मैंने दिन का खाना माइक्रोवेव में रख दिया है, आप जब जी चाहे तब गर्म करके खा लीजिएगा।
बच्चे आज दोपहर स्कूल के बाद अपने किसी दोस्त के जन्मदिन में जा रहे हैं। वे वहीं खाना खाकर शाम को 4 बजे तक घर पहुंचेंगे। नीरा ने घर से निकलते हुए अपनी सास से कहा, हाँ बहू, तू चिंता मत कर, बच्चे जैसे ही घर पहुंचेंगे मैं तुझे फोन कर दूंगी। सास बहू की बातों में एक दूसरे का ध्यान रखने की आदत साफ झलक रही थी। अगली बार माधवी भाभी को भी साथ लाइएगा, नीरा ने मुस्कुराकर आत्मीयता से अमित को कहा। नीरा और अंकित अपनी जिंदगी से कितने खुश थे, ये उनके दमकते चमकते चेहरे ही बता रहे थे। अमित अपने घर के बाहर पहुंचा तो माधवी हड़बड़ी में ऑफिस के लिए निकल रही थी। पहले तो अमित झिझका, पर फिर हिम्मत करके बोल ही दिया, सुनो माधवी, रुको, तुम्हें आज मैं ऑफिस छोड़ देता हूँ। मेरी तो छुट्टी ही है आज। रास्ते में मुझे ये भी बता देना कि क्या क्या फल सब्जी वगैरह कुछ लाना है, या कोई सौदा और लाना हो तो मैं दिन में लेता आऊंगा। तुम ऑफिस से लौटते वक्त बाजार जाने की जगह सीधे घर आ जाना। अमित की बात सुनकर माधवी आश्चर्य से उसका चेहरा ताकती रह गई थी। अमित गुनगुनाते हुए गाड़ी की चाबी लेने चल पड़ा। आज शाम को वो अपने हाथों से खिचड़ी और रायता बनाकर रखेगा। खाना खाने के बाद माधवी के साथ ही टहलने जाएगा। हर काम सिर्फ और सिर्फ माधवी करे। अपनी इस पुरानी सोच के चलते ही तो वो शादी के 12 साल बर्बाद कर चुका। पर अब बस, अब उसे भी माधवी को वापस उसी पुराने रूप में देखना है, जैसे वो शादी करके इस घर में आई थी वैसा। वही माधवी जो साड़ी और हल्के मेकअप में उसे पहली नजर में भा गई थी, जिसे फिल्मों, किताबों, नाटकों की दुनिया की हर बात में दिलचस्पी थी। मुश्किल से 5 घंटे की नींद पूरी करके माधवी पूरे दिन बस एक गुलाम की तरफ काम ही करती रहे, ये सोच बदलनी पड़ेगी। पहले वो खुद को बदलेगा, फिर माँ बाबू और बच्चे भी धीरे धीरे बदल ही जाएंगे। शादी के 12 साल बाद ही सही, आखिर अमित माधवी का जीवन साथी बन ही गया। एक जीवन साथी ऐसा होता है जो अपनी पत्नी को सिर्फ बोझ समझता है, सोचता है कि किसी और से शादी किए होते तो शायद एक अच्छा जीवन जी रहे होते। दूसरे जीवन साथी वो हैं जो पत्नी को साथ लेकर जीवन का मार्ग चुनते हैं और सफलताओं के दारोमदार पत्नी के भाग्य से बांधकर उसे अपने सफल जीवन का प्रमाण मानते हैं। फिलहाल दोनों को एक एक अलग किस्से में समझते हैं, उसके बाद आप ही सोचकर बताइएगा कि आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में पड़ते हैं, पति या पत्नी कोई भी हो। कई बार हमने कुछ स्त्रियों को ऐसा लिखते देखा है कि आजकल के समाज में ऐसे पति कहाँ हैं, और कई बार हमने पुरुषों को भी लिखते देखा है कि भाई शादी कर ले तब समझेगा ये झंझटें। रीना बहुत कम बोलती है। उसके पति सरकारी अध्यापक है, एक बच्चा है, शादी को 5 साल ही हुए हैं। उसके कम बोलने से ही समझ आता है कि उसने एडजस्ट करना सीख लिया है और उसमें ही अपनी खुशियों को छान कर महसूस करती हुई जी रही है। घर जाओ तो कुछ देर तो बैठती सामने, लेकिन जब सास और पति सामने हो तो वो उठकर अंदर चली जाती और काम में लग जाती, जैसे उसे समझाया गया हो कि उसे इन सब चीजों से, यानी कि बाहर कोई आकर बैठा है उससे बातचीत करने से कोई मतलब नहीं है। न ही खुशियों में कह कहे लगाना या हंसना, और न ही किसी मसले पर खुलकर अपनी राय देना। उससे पूछा तो कहती है, हर बात में कह दिया जाता है कि तुम तो अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हें हर मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। और जब हमने पूछा कि तुम अंदर करती क्या रहती हो, तो कहती है पता नहीं। फिलहाल तो बर्तन भी कब धुलने ये भी बताया जाता है, नहीं तो डांटने लगते हैं कि ये क्यों नहीं किया या वो नहीं किया, बर्तन मांजने के बहाने समय खराब कर रही हो। रीना की स्थिति बहुत विकराल दबाव में रहने वाली स्त्रियों में से एक है, जहां वह चुप रहकर अपने ऊपर उठने वाले हाथों से बचा लेती है, अपने ऊपर कसे जाने वाले तानों से खुद को बचा लेती है। वरना कुछ स्त्रियां तो कहती है कि जब हमें ये सब अच्छा नहीं लगता और हम बोल देते हैं कि हमारी जिंदगी तो हमेशा कुढ़ने वाली बना दी, तो माँ बहन की गालियां तक मिल जाती है हमें माँ बाप के तानों के साथ। रीना की बात सुनकर तो ऐसा लगा कि वो अपने आप को अपने परिवार पर बोझ समझती है, अपने पति के लिए भी बोझ है जो शादी हो जाने की वजह से उठा रहे। मैंने 1-2 बार उससे कहा कि क्या तुम उसे छोड़ सकती हो, तो वह तपाक से बोली, क्या पागल हो, कैसी बातें कर रहे हो, कहाँ जाऊंगी फिर मैं, मेरा बच्चा, मेरे मम्मी पापा और मैं खुद, ये समाज तो फिर नोच खाएगा हमें। उसकी बात वैसे तो एकदम ठीक लगी, कितनी गहरी समझ रखने वाली स्त्री अपने रिश्ते को अच्छे से निभा नहीं पा रही। सुनकर सच बताओ तो मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि कोई उसका बोझ उठा रहा है। मुझे तो लगा कि वह स्त्री ही चुपचाप एक घर को घर बनाए रखने के लिए कितना बड़ा बोझ उठाए हुए है, जिसे कोई समझे तो उसके सारे हक दे दे शर्मिंदगी से।
एक माँ, एक पत्नी, एक बहू, एक बेटी और एक गृहिणी का किरदार कितनी सफलता के साथ निभा रही है रीना, वो भी कितनी मुश्किलों में। फिर कैसे कोई इस तरह की भूल मन में बनाकर रख सकता है कि वह बोझ है? क्या घर चलाना कोई काम नहीं? क्या मास्टर को मास्टर नहीं मिलनी चाहिए तभी वह कुशल पत्नी कहलाएगी? अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। सुनील खुद पुलिस में है, उसके 2 बेटे हैं। पत्नी शादी के 5 साल बाद टीचर बनी है। सुनील कहता है कि मेरी पत्नी मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। जब से आई है तब से घर में तरक्कियों के रास्ते खुद चले आए हैं। ये जो जुमले बोलता है अपने रिश्तेदारों के सामने सुनील, क्या ऐसा ही होता होगा? मतलब घर बैठे सब कुछ मिल जाने जैसा? शायद बिल्कुल भी नहीं। असल में वो तो अपनी ड्यूटी के दौरान मुश्किलों और खुशियों को पत्नी के साथ साझा कर घटाने और बढ़ाने जैसा कुछ कर लेता होगा, जिससे उसके अंदर तक सकारात्मक सोच भी बढ़ती होगी। घर की तरफ से अक्सर बढ़ने वाली तनातनी से होने वाली बेवजह की टेंशन भी दूर रहती होगी। इस वजह से वो अलग से एक सुकून में रहता होगा। यही तो है घर का वास्तविक सुख चैन, जब आप दूसरों के सामने अपने घर को बेहतर महसूस करें। सुनील ने अपनी पत्नी को अपना बोझ नहीं समझा, उसे उसके अधिकार दिए, उसे उसका सम्मान दिया। शायद इसलिए उसकी पत्नी ध्यान और मन लगाकर पढ़ सकी। और देखिए, उसने टीचर बनकर सुनील के भाग्य को और बढ़ा दिया, चमका दिया। असल में परिवार का मतलब भी तो यही है कि दुख को बांट कर दुख को छोटा करो और खुशियों को बांट कर जीवन में फैला दो। शादी के बाद यदि 2 मिलकर एक होते हैं तो पहले से आधे न होकर दोहरी ताकत से आगे बढ़ना होगा। फिर देखना आपकी जिंदगी में कितनी तेजी से रफ्तार बढ़ती है। हालांकि ये सब थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। और कठिन भी तब तक ही है जब तक आप अपने परिवार को समाज के दूसरे परिवारों से तोल कर देखते रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में खुशियां अपने आप बढ़ाओ और आगे बढ़ते चलो अपने जीवन साथी के साथ में जिंदगी की राह पर। मित्रों, हमारी दूसरी कहानी का नाम भी हम कदम ही है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपनी दूसरी शादी के बाद रवि पहली बार जब मेरे घर आया तो मैं उसे देखती ही रह गई थी। उसका व्यक्तित्व ही बदल गया था पूरा। उसके गालों के गड्ढे भर गए थे, आंखों पर मोटा चश्मा जो किसी चश्मे वाले मास्टर जी के कार्टून वाले चेहरे पर लगा होता है वैसे ही उसकी नाक पर टिका रहता था। लेकिन अब वही चश्मा व्यवस्थित तरीके से लगा होने से उसके चेहरे की शोभा बढ़ा रहा था। कपड़ों की तरफ भी जो उसका लापरवाही भरा दृष्टिकोण रहा करता था उसमें भी बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा था। पहले के विपरीत उसने कपड़े सलीके से पहने हुए थे। लग रहा था जैसे किसी के सधे हाथों ने उसके पूरे व्यक्तित्व को ही संवार दिया हो। उसके चेहरे से खुशी छलकी छलकी पड़ रही थी। मैं उसे देखते ही अपने पास बैठाते हुए बड़ी खुशी से बोली, वाह रवि, तुम तो बिल्कुल बदल गए। बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। शादी करके तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारा घर बस गया। आखिर कितने दिन तुम सीमा का इंतजार करते। अच्छा ही हुआ तुम्हें उससे छुटकारा मिल गया। उसके लिए चाय बनाते बनाते मैं मन ही मन सोच रही थी कि इस लड़के ने कितना झेला है। पूरे 8 साल अपनी पहली पत्नी सीमा का मायके से लौटने का इंतजार वह करता रहा, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही कि वह नहीं आएगी। रवि को ही अपना परिवार, जिसमें उसकी माँ और एक कुंवारी बहन थे, उन्हें छोड़कर उसके साथ रहना होगा, वरना वह नहीं आएगी। रवि के छोटे से घर में उन सबके साथ रहना उसको अच्छा नहीं लगता था। सीमा की अपनी माँ का घर बहुत बड़ा था। रवि ने उसे बहुत समझाया था कि बहन की शादी करने के बाद वह बड़ा घर ले लेगा। आर्थिक तंगी के चलते वह अभी ठीक से कुछ कर नहीं पा रहा था। अभी उसके सामने अपनी बहन की शादी के खर्चे दिखाई दे रहे थे, लेकिन सीमा को अपने सुख के सामने कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। उसके मायके वालों ने भी तो उसे कभी समझाने की कोशिश नहीं की। रवि ने सीमा की अनुचित मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर भी उसके लिए 8 साल इंतजार किया, लेकिन ससुराल में जाकर सीमा को समझाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर वही हुआ, दोनों का तलाक हो गया। उन 8 सालों में हमने रवि को तिल तिल करके मरते हुए देखा था। वह मेरे बेटे राहुल का सहकर्मी था। अक्सर ही वह हमारे घर आ जाता था। मैंने उसको कई बार समझाया था कि वह अब अपनी पत्नी सीमा का इंतजार और न करे, अब तो तलाक ही ले ले। लेकिन वह कहता कि वह सीमा को तलाक नहीं देगा। सीमा को पहल करनी है तो करे। सीमा को जब विश्वास हो गया कि रवि उसकी शर्त कभी भी पूरी नहीं करेगा, तो उसने रवि से अलग होने का फैसला ले लिया। चाय पीते हुए मैंने रवि से उसकी नई पत्नी के बारे में पूछा तो उसने बताया, आंटी मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था। एक शादी से ही भर पाया।
लेकिन माँ और बहन के जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। आपको पता है कि किरण, जिससे मैंने शादी की है, वो एक स्कूल में टीचर है। उसके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है। लड़का 12 साल का है और लड़की 16 साल की है। किरण भी शादी नहीं करना चाहती थी। किरण के माँ बाप से समझा समझा कर थक गए थे, लेकिन वो मान नहीं रही थी। आखिर जब उसके बच्चों ने भी उससे बहुत जिद की, तब उसने जाकर शादी करना स्वीकार किया। जब उन बच्चों ने मुझे अपने पापा के रूप में पसंद किया, तभी हमारी शादी हुई है। मेरी होने वाली बेटी ने विवाह से पहले मुझसे कई सवाल किए, जैसे कि मैं उसके पहले पापा की तरह उनसे मारपीट तो नहीं करूंगा। दूसरा, मुझे शराब पीने की आदत तो नहीं है। जब उसे तसल्ली हो गई, तब उसने मुझे पापा के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की। मैंने भी उनको बताया कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं उनको उतनी सुख सुविधाएं तो नहीं दे पाऊंगा जो वर्तमान समय में उन्हें अपने नाना के घर में मिल रही है। मैंने अभी बात अपनी पूरी नहीं की थी कि मेरी होने वाली बेटी बोली कि उसे सुख सुविधाओं का लालच नहीं है, बस उसे अपने घर में मम्मी और पापा दोनों चाहिए। मुझे पले पलाए बच्चे मिल गए और उन्हें पापा मिल गए। मेरा तो कोई बच्चा है नहीं। अब इस उम्र में ऐसा सुख मिल जाए तो और क्या चाहिए। किरण भी ये सोचकर धन्य है कि उसको एक जीवन साथी मिल गया और उसके बच्चों को पापा मिल गए। अब हमारा घर घर लगता है। बच्चे जब मुझे पापा कहते हैं तो मेरा सीना गर्व से फूल जाता है। मेरी बेटी ने मेरे जन्मदिन पर एक नोट लिखकर मेरे तकिए के नीचे रख दिया था। उसमें लिखा था, दुनिया के बेस्ट पापा मेरे पापा। उस नोट को पढ़कर मुझे लगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया है। उसने एक ही सांस में अपने मन के सारे भाव मेरे सामने व्यक्त कर दिए। ऐसा करते हुए उसके चेहरे की चमक और दीप्ति देखने लायक थी। आंखों की चमक बड़ी प्यारी लग रही थी। बात बात में जब वह बड़े आत्मविश्वास के साथ मेरी बेटी, मेरा बेटा जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा था, उस समय मैं सोच रही थी कि कितनी खुश होगी वह लड़की और वह बेटा। लोग तो अपनी पैदा की हुई बेटी को भी इतना प्यार नहीं करते। मैंने कहा, सच में तुमने एक औरत और उसके बच्चों को अपना नाम देकर उनका जीवन खुशियों से भर दिया है। एक तरह से उनका नया जन्म हो गया है। तुमने बहुत बड़ा काम किया है, इतना बड़ा कि उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। तुम्हें घर बसाने वाली पत्नी के साथ पापा कहने वाले बच्चे भी मिल गए। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। कभी पूरे परिवार के सहित मेरे घर जरूर आना। उसने मोबाइल पर सबकी फोटो दिखाई और दिखाते समय उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो कोई नेशनल लेवल का मेडल जीत कर आया है और दिखा रहा है। अच्छा आंटी जी, चलता हूँ। बेटी को स्कूल से लेने जाना है। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अगली बार आऊंगा तो सबको लेकर आऊंगा। और झुकते हुए उसने मेरे पांव छू लिए और दरवाजे की ओर बढ़ गया। मैं उसे विदा करके सोच में पड़ गई कि समय के साथ लोगों की सोच में कितना बदलाव आ गया है, और वो भी सकारात्मक परिवर्तन। पहले परित्यक्ता और विधवा औरतों को कितनी हेय दृष्टि से देखा जाता था, जैसे कि उन्होंने ही कोई अपराध किया हो। पहली बात तो उनके पुनर्विवाह के लिए समाज आज्ञा ही नहीं देता था, और किसी तरह हो भी जाता तो शादी के बाद भी ससुराल वाले उनको मन से स्वीकार नहीं करते थे। अच्छी बात तो यह है कि अब बच्चे ही अपनी माँ को उनके जीवन के खालीपन को भरने के लिए उन्हें दूसरे विवाह के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसा कि रवि के साथ घटित हुआ था। ये सब देखकर मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई और आज की युवा पीढ़ी की सोच को मैंने मन ही मन नमन करते हुए आत्मसंतुष्टि का अनुभव किया। तो मित्रों, अभी आपने 2 कहानियां हम कदम सुनी। आपको कहानियां कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कहानियां बहुत पसंद आई होंगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानियाँ अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।